हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास का लेसन थर्ड पढ़ रहे हैं जो है समानता। समानता वाली इस पार्ट का ये थर्ड वीडियो है। पिछले वाली वीडियो में आपने समानता के जो प्रकार हैं और समानता के जो किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं यानी कि समानताएं हैं वो उनके बारे में बात की थी। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं किस प्रकार आप समाज में देखते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। अब बात करेंगे समानता के 3 आयाम जो हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं। समानता के 3 आयाम। हमने इस सवाल पर विचार किया है कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस बात पर विचार करने के बाद हमें ये जानने की ज़रूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरीके की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं के ने समानता के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य मानते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सामाजिक असमानताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, समाज में किस प्रकार न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। वो 3 आयाम हैं: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। इनके आधार पर ही समाज में न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है, जिसमें पहला है राजनीतिक समानता। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में या समाज में हम देखते हैं तो उस देश के जो सभी नागरिक हैं उन नागरिकों को समान रूप से एक नागरिकता प्राप्त करना ये राजनीतिक समानता की पहली शर्त है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये आप जानते हैं कि अगर किसी भी देश कि किसी भी नागरिक को अगर मान्यता मिलती है या उससे नागरिकता प्राप्त होती है तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति उस देश का नागरिक होने के साथ साथ ही उसे उस देश में रहने बसने की स्वतंत्रता है, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त होगी, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अभिव्यक्ति और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी, जिसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में पढ़ते हैं, जिसके तहत सभी नागरिकों को यानी जैसे हम सभी भारत के नागरिक हैं तो हम सभी भारत के नागरिकों को हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ द थॉट्स एंड फ्रीडम ऑफ द इंफॉर्मेशन यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब आशय ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकता है, चाहे वह चुप रहकर कर सकता है, चाहे वह गाकर व्यक्त कर सकता है, चाहे वह नाचकर या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। कोई चित्र बनाकर कर सकता है या कोई ऐसा कार्टून बनाकर अपने विचारों को वह अभिव्यक्त कर सकता है। ये सभी अभिव्यक्ति के अंतर्गत माने जाते हैं। इसके साथ धार्मिक विश्वास यानी कि सभी लोगों में सरकार या जो राज्य है, जिस देश के वो नागरिक हैं, उन नागरिकों को सरकार ये विश्वास दिलाती है कि उनमें उनकी भी धार्मिक जो आस्था है उनमें राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य सभी नागरिकों के धर्म को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष प्रकार की जो धर्म को लेकर जो बातें हैं उनको ध्यान में रखेगा और किसी भी जो धर्म है उसको बढ़ावा नहीं देगा। धर्म को व्यक्ति की निजी संपत्ति माना गया है। धर्म क्या है? व्यक्ति की निजी संपत्ति है, यानी कि किसी भी नागरिक अगर वो किसी भी देश का नागरिक है तो उसका जो धर्म है वो उसकी निजी संपत्ति माना जाता है। तो ठीक है, आपने यहाँ तक समझा। तो अब आगे बात करते हैं। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने, राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है, इन्हें औपचारिक संविधान या कानूनों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में काफ़ी असमानताएं बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों, अवसरों की भिन्नताओं के परिणाम स्वरूप होती है। इसीलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक जैसी समान परिस्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण समाजवादी समाज के गठन के लिए सुनिश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है।
लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। तो ये आर्थिक राजनीतिक समानता थी। अब बात करते हैं सामाजिक समानता। सामाजिक समानता किस प्रकार से समाज में आप देखते हैं। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है, पर इसके लिए अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक असमानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों को सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचना संभव नहीं है। समानता के उद्देश्यों की आवश्यकता ये भी है कि सब विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास उन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। इसके लिए ये जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जाए। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए उन चीज़ों के पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, उचित पोषक आहार, न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी देना माना गया है। किसी भी जो देश है उस देश में सामाजिक समानता कैसे लाई जा सकती है। वहाँ के लोगों को उचित अवसरों की समानता दी जाए, उन्हें उचित न्यूनतम जीवन जीने के लिए जो निर्वाह है तो वेतन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। ऐसा हमारे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि लोगों को राज्य इतने तक कम से कम वेतन उपलब्ध कराए जिससे लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सके। उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। ये सभी क्या है, ये सभी समाज में समानता लेने का काम करते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों और स्पर्धा संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो वहाँ अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। जिस देश में अगर अवसरों की समानता नहीं है, अगर लोगों को बराबर अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, तो ऐसे में वहाँ के लोग जो हैं, उन लोगों की जो लोग वहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों की प्रतिभा जो है वो सामने नहीं आ पाती है और ऐसे में एक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ गतिविधियों में उनको शामिल होने की पाबंदी होती है और उन्हें उचित शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है। राज्य मतलब यहाँ कुछ देश हैं जहाँ रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने का उन राज्यों में अधिकार है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं को समान अधिकार नहीं देते हैं, उन्हें उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसे में राज्य चाहे तो उन्हें अधिकार दे सकता है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव या परेशानी से बचने वाली नीतियाँ बनाना और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहन देना जैसे उपाय करके राज्य ये भूमिका अदा करता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों का समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। इस प्रकार से समाज में समतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता किस प्रकार से आप देखते हैं। आर्थिक समानता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच में धन, दौलत या आमदनी में खास भिन्नता होती हो। आर्थिक असमानता की डिग्री मापने का एक तरीका तो यह है कि समन्तम यानी कि जो संपन्न लोग हैं, संपन्नतम और निर्धनतम समूह के बीच में अनुपातिक अंतर नापा जाए। एक तरीका गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करता है। यह सही है कि समाज में धन, दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभव कभी विद्यमान नहीं होती है। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें उनकी हालत में सुधार करने का मौका देते हैं। जिसके पास प्रतिभा और विकल्प है, समान अवसरों के साथ असमानता बनी रह सकती है, लेकिन उनमें यह भी संभावना छुपी होती है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। लेकिन कुछ एक समाज के लिए गहरी खाई जैसी असमानता अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से अनछुई रही है। अगर किसी समाज के लोगों में कुछ एक खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन, दौलत और उनके साथ हासिल करने वाली सत्ता का उपयोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वे पीढ़ियां जो धन
विशेषाधिकार और सत्ता का प्रयोग करते हैं और उन्हें अन्य पीढ़ियों से गरीब बने रहते हैं। कालांतर में वर्ग भेद, आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को खुला और समतावादी समाज बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित होता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं हैं। मार्क्स 19वीं सदी के एक प्रमुख विचारक थे। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानता का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता है, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है और ये ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम होती है और वे लोकतांत्रिक सरकार बनाने के लिए खतरा साबित होते हैं। मार्क्सवाद और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक समानता, रुतबे और विशेषाधिकार जैसी अन्य तरीके की असमानताओं को बढ़ावा देते हैं। इसलिए समाज में आर्थिक समानताओं को निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे की ओर जाना चाहिए। आवश्यक संसाधनों और अन्य तरीके की संपत्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। ये भी सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं जो संसाधनों जिनके समाधान करने की जरूरत है और वास्तव में इनको जरूरत करने की आवश्यकता भी है। उदारवादी सिद्धांतों की विरोधी दृष्टिकोण में पाया गया है कि उदारवाद समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण का सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके से समाज में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन, न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए समाज राज्य में हस्तक्षेप करना है, लेकिन उनसे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के बीच में महत्वपूर्ण कारगर उपाय साबित होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र खुली होगी, असमानता की खाई नहीं बनेगी और लोगों में अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। उदारवादियों ने नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थाओं प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। फलस्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन की आशा करते हैं जब प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थाओं और प्रवेश के नियमन में हस्तक्षेप किया है। हर तरीके के प्रत्याशी को प्रतिस्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले, फिर भी कुछ एक को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे के कारण निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते हैं कि राजनीतिक आर्थिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यपूर्ण जुड़ी है। उनका मानना है कि इनमें इस क्षेत्र से असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता प्रदान करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विभिन्न रणनीतियों की खोज की जरूरत है। उदारवादियों ने असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे ऐसे अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोग उनकी वैश्विक क्षमता विकसित करने को बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं हम असमानता को कैसे बढ़ावा देते हैं। हम असमानता को कैसे बढ़ावा देते हैं। सभी समानता के उद्देश्यों को पाने के लिए सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादी और उदारवादियों के बीच में कुछ एक मतभेदों पर चर्चा की गई, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों की तुलना में गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत और नीतियों की आवश्यकता होगी। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल ही में बहुत विवाद का विषय बना है। इस विषय को अगले खंड में चर्चा की जाएगी। औपचारिक असमानता की स्थापना करना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार
विशेषाधिकार की औपचारिकता व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता कुछ रीति रिवाजों और कानूनों से संरक्षित किया गया है। इन रिवाजों और कानूनों के द्वारा समाज में कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभांशों का आनंद उठाने के लिए रोका जा सकता है। बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी जाती है। भारत में कुछ जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी नहीं करने से रोकती है। उन देशों में केवल कुछ खास परिवार के लोग ही सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि वे सभी विशेषाधिकार का अंत किया जाए। क्योंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानता की व्यवस्था को संरक्षण देना बंद करें। हमारे संविधान में भी यही किया गया है। हमारा संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव करने से निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार चुकी है और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म और लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान जैसा बर्ताव करने के लिए समाहित किया गया है। हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल 15 के तहत सभी लोगों को क्या है, 5 आधारों पर सभी लोगों के साथ किसी भी आधार पर किसी नागरिक के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो भेदभाव कौन कौन से हैं? जैसे धर्म है, नस्ल है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इनको एक को समझते हैं कि किस प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता है। ये धर्म से आप जानते हैं कि धर्म सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने, उनका प्रचार प्रसार करने, धर्म के अनुरूप आचरण करने का अधिकार है। जाति, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग से आप समझते हैं यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी कि 2 ही लिंग होते हैं। यानी कि किसी महिला होने के नाते या किसी भी प्रकार से लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान से आप समझते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है। हमारा जन्म जैसे राजस्थान में हुआ तो हम यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। हम पूरे भारत में कहीं पे भी जा सकते हैं। हमारे जन्म स्थान को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वंश का मतलब है कि जो भी भारत में शासक वर्ग थे, उनका जो वंश है, उनके आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमने इस वीडियो में समानता को समझने का प्रयास किया। अगले वाले वीडियो में हम समझेंगे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।